हेलो बच्चों, मैं सौरभ विनायक सर आपका आकाश यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और एनसीईआरटी लाइनर सीरीज़ में हम फिजिक्स के एक नए चैप्टर के साथ आपके साथ बने हुए हैं, जो कि चैप्टर का नाम है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 2 क्वेश्चन नीट में आने के चांसेस हैं। तो एनसीईआरटी से क्या खास बातें हैं, क्या इंपॉर्टेंट लाइनें हैं और क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं बेटा मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म से, और यहाँ आगे बढ़ते हुए। तो सबसे पहली बात जो आती है वो है इंट्रोडक्शन की, और यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है उस पर अगर हम बात करें तो जो सबसे पहले साइंटिस्ट हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड, ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में क्या लिंक है इसके बारे में बताया। ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और इस मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो करंट के ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन के ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, डिस्टेंस कितनी दूरी पर आप वायर से ले रहे हो उस पर डिपेंड करती है। उसको आगे लेटर ऑन बायर-सैवर्ट लॉ ने उसको क्वांटिटेटिवली डिफाइन किया। लेकिन अभी जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है जो अभी हमको ये जान लेनी है कि ऑर्स्टेड ने कंक्लूड किया कि मूविंग चार्ज और करंट प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड इन सराउंडिंग स्पेस। तो आगे बढ़ते हुए ये देखिए बेटा, ये जो डायग्राम है, दोनों डायग्राम, यहाँ पर इसी बात को समझाया गया है कि ये दोनों करंट कैरिंग वायर हैं। डॉट और क्रॉस से जो रिप्रेजेंट किया हुआ है, डॉट मतलब करंट आउटवर्ड बाहर की तरफ आता हुआ, और क्रॉस करंट अंदर की तरफ आता हुआ, और उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई उसी के कारण ये मैग्नेटिक नेटल का ओरिएंटेशन हुआ। एक में आप देख सकते हो एंटी क्लॉकवाइज, दूसरे में आप देख सकते हो क्लॉकवाइज। एंड सिमिलरली जब हमने छोटी छोटी आयरन नेट्स यहाँ पर बिखेर दी तो वो भी जो अरेंजमेंट हो गई वो कॉन्सेंट्रिक प्लेन के अंदर, सर्कल्स के अंदर अरेंज हो गई। तो कुल मिलाकर अभी तक जो बात बोली गई उसमें ये कि अगर मैग्नेटिज्म के लिए कोई रेस्पॉन्सिबल है तो वो करंट है, और करंट कैरिंग वायर के कारण एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है जो कि उस वायर के अराउंड होती है। तो आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर था उस पर थोड़ी सी और बात करते हैं। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है उस पर हम जा रहे हैं, डेट इज मैग्नेटिक फोर्स। इससे प्रीवियस चैप्टर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की बात ज़्यादा की है, इस पूरे चैप्टर में हम मैग्नेटिक फोर्स की बात करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज हम जानते हैं कि Q/R², या इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो QE होता है, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर इस चैप्टर में हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करने वाले हैं। जिस तरीके से एक से ज़्यादा चार्जेस होते थे तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगता था, वैसे ही एक से ज़्यादा अगर करंट एलिमेंट होंगे तो यहाँ पर भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज़ होगा। तो इस पूरे चैप्टर में हम मैग्नेटिक फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हमारा शुरू हो रहा है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड एंड लॉरेंज फोर्स। अगर चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की इन्फ्लुएंस में, दोनों की प्रेजेंस में प्रेजेंट है तो चार्ज पार्टिकल पर कितना नेट फोर्स लगता है वो लॉरेंज फोर्स से पता चलता है, एंड विच इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। वी नो इलेक्ट्रिक फोर्स QE, मैग्नेटिक फोर्स QV क्रॉस B। तो किसी भी चार्ज पार्टिकल पर इन द प्रेजेंस ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड जो नेट फोर्स लगता है उसे लॉरेंज फोर्स कहते हैं, विच इज इक्वल्स टू QE प्लस QV क्रॉस B। बेटा इस फोर्स की अगर हम कुछ और बात करें यहाँ पर तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें यहाँ समझ में आएगा कि जो लॉरेंज फोर्स है ये किस पर डिपेंड कर रहा है। जो एक्सक्लूसिव मैग्नेटिक फोर्स की बात करें तो डिपेंड्स ऑन Q, V एंड B। QV क्रॉस B पॉजिटिव चार्ज पर इन द डायरेक्शन ऑफ V क्रॉस B फोर्स लगेगा, जबकि नेगेटिव चार्ज पे इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ QV क्रॉस B के। इसी को और एक और दूसरा रूल, राइट हैंड पाल्म रूल से भी हम समझ सकते हैं
कि किस तरीके से मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन हम निकालेंगे। लेट फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली इनवर्ड है एंड चार्ज पार्टिकल is moving with velocity v perpendicularly to the magnetic field. Then direction is determined by right hand palm rule, जिसमें सारी फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखना है। अंगूठा वेलोसिटी के डायरेक्शन में, पाल्म के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन ऑन द पॉजिटिव चार्ज, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द पाल्म। इसी बात को, इसी कॉन्सेप्ट को नेक्स्ट डायग्राम में एनसीईआरटी ने समझाया हुआ है कि एक तो फोर्स की जो डायरेक्शन है वो इन द डायरेक्शन ऑफ v क्रॉस b है फॉर द पॉजिटिव चार्ज, यानी जो मैग्नेटिक फोर्स है वो v के भी परपेंडिकुलर है, ये मैग्नेटिक फोर्स b के भी परपेंडिकुलर है। जिस प्लेन में v और b है उसके ये मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर है, और राइट हैंड स्क्रू रूल से हम इसका डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन दोनों केस में अपोजिट है। यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन कैसे किया जाए। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन किया जाता है कि अगर एक यूनिट चार्ज हो, यूनिट स्पीड से मूव कर रहा हो, परपेंडिकुलरली मूव कर रहा हो मैग्नेटिक फील्ड पे, तो जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है चार्ज पार्टिकल पर उसे ही मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कहा जाता है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट की बात करें तो बड़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है, ये ध्यान में रखना है, टेस्ला। सीजीएस यूनिट को भी ध्यान में रखना है। 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। तो एक बार फिर से रिवाइज कराता हूँ आपको कि जब भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स Q V क्रॉस B लगेगा, जहाँ मैग्नेटिक फोर्स V के भी परपेंडिकुलर होगा, मैग्नेटिक फोर्स B के भी परपेंडिकुलर होगा। और इसी कॉन्सेप्ट से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन भी किया गया है कि अगर यूनिट चार्ज यूनिट स्पीड से नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड मूव करेगा तो उस पर जो फोर्स लगेगा उसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। ऐसा यूनिट ध्यान में रखनी है, टेस्ला। सीजीएस यूनिट भी गॉस जो है वो भी ध्यान में रखना है। इसके अलावा एज ए डाटा हमें इस बात को ध्यान रखना है कि जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है उसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो है वो 3.6 × 10⁻⁵ टेस्ला है। एनसीईआरटी में जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर। अगर एक करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो उस पर कितना फोर्स लगना है वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर एक स्ट्रेट वायर है और स्ट्रेट वायर को हमने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, देन नेट मैग्नेटिक फोर्स ऑन स्ट्रेट वायर इज इक्वल्स टू I L क्रॉस B। जब इस IL क्रॉस B को आप खोलेंगे बेटा, मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो इट्स इक्वल्स टू ILB साइन थीटा। ये फॉर्मूला केवल और केवल स्ट्रेट वायर के लिए नहीं है। अगर वायर कर्व्ड हो तो इफेक्टिव लेंथ ले लीजिए, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ले लीजिए और मैग्नेटिक फोर्स को मेंशन कर दीजिए बेटा। कंडीशन अप्लाइड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, IL क्रॉस B हमने यहाँ पर जो है वो फॉर्मूला यूज किया है। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये कब है बेटा? जब करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उस पर जो फोर्स लगता है वो ILB साइन थीटा कहलाता है। एनसीईआरटी में जो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा वो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है कि एक वायर है जिसे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इक्विलिब्रियम कंडीशन पे रखा हुआ है। तो हमसे ये पूछना चाह रहा है कि वो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो हमें मालूम है बेटा, नीचे डाउनवर्ड फोर्स mg लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर करंट कैरिंग वायर है, उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा विच इज इक्वल्स टू ILB।
जब ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे से बैलेंस होंगे तो ये वायर इक्विलिब्रियम पे होगा और हम इसको यहाँ पर आगे सॉल्व कर सकते हैं बेटा। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहाँ वापिस इस बात को रिकॉल कराया गया एनसीईआरटी ने कि अगर एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली मूव करता है तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन हम कैसे डिटरमाइन करें। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड वाई डायरेक्शन में है, चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है लाइक दिस, ये मैग्नेटिक फील्ड जो कि पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है एंड चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन अ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो हमसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर जो फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन पर लगेगा। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पाल्म के परपेंडिकुलर यानी पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है वो पॉजिटिव जेड एक्सिस के अलोंग, और इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा उसके अपोजिट दैट इज नेगेटिव जेड एक्सिस के अलोंग। आई थिंक दोनों क्वेश्चंस आपको क्लियर है बेटा। तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, एनसीईआरटी में और क्या कॉन्सेप्ट्स हैं उस पर बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब बात की जा रही है, जब हमें ये बात क्लियर हो गया है कि चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर कितना फोर्स लगता है, तो अब हम उसकी मोशन की बात को डिस्कस करने वाले हैं कि जो चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो उसका मोशन किस तरह का होगा। तो यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पर वापस से यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि जो मैग्नेटिक फोर्स है ये हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा। तो एफ डॉट वी यानी पावर डिलीवर्ड बाय मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू 0। अगर पावर डिलीवर्ड बाय मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल इज इक्वल टू 0, इट्स मीन कि चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, चार्ज पार्टिकल की स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन डायरेक्शन चेंज होने की वजह से उसके मोमेंटम में जो है वो बेटा चेंज आएगा। तो नीट कई बार इस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस बना चुका है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ एफ डॉट बी और एफ डॉट बी इज इक्वल्स टू 0 और मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, इसलिए कोई मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल पर वर्क डन नहीं करता है, वर्क डन का वैल्यू 0 होता है। नाउ अब इंडिविजुअल एक एक केस को डिस्कस करते हैं, ट्रेजेक्ट्री की बात करते हैं, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे समझते हुए। तो जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करे, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करे लाइक दिस, तो चार्ज पार्टिकल पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, और जब चार्ज पार्टिकल पे कोई फोर्स लगेगा नहीं तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से स्ट्रेट लाइन मोशन फॉलो करेगा। तो जो सबसे पहला केस है कि जब चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करता है तो उसके ऊपर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता है और वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है। अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करे, बेटा वापस ध्यान दें, चार्ज पार्टिकल अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करे तो हमें मालूम है कि मैग्नेटिक फोर्स जो लगता है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगता है, तो हर समय वो सेंटर की तरफ लगेगा और ये नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड करेगा और चार्ज पार्टिकल को मजबूर कर देगा किसमें घूमने के लिए, सर्कल में घूमने के लिए। तो जो सर्कुलर मोशन होगा इसकी रेडियस काफ़ी बार पूछी जाती है, नीट में कई क्वेश्चंस हैं जो कि रेडियस को लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सिर्फ एम वी बाई क्यू भी ही नहीं, इसके अलग अलग फॉर्म में फॉर्मूले लिखे होते हैं। बेटा मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी में चेंज करें तो √2m के ई अपॉन क्यू बी, काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल डिफरेंस वाले फॉर्मूले में चेंज करें तो रेडियस का एक और फॉर्मूला √2m क्यू डेल्टा वी अपॉन क्यू बी। और बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं बेटा जिनमें कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं कि अल्फा पार्टिकल है या प्रोटॉन है और उनको सेम पोटेंशियल डिफरेंस से आइसोलेट किया, सेम मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली, रेडियस का रेशियो क्या होगा। तो डिपेंडिंग ऑन टू द क्वेश्चन आप फॉर्मूले यूज़ करें। तो क्या खास बात,
अगर वेलोसिटी परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के तो चार्ज पार्टिकल जो मोशन परफॉर्म करेगा वो यूसीएम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा। अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड से किसी एंगल पर एंटर करता है अदर देन 0 अदर देन 90, then velocity have two component. One is parallel component which is along the direction of magnetic field and other component is normal to the field. तो बेटा इस नॉर्मल कंपोनेंट के कारण तो सर्कुलर मोशन होना है और पैरेलल कंपोनेंट के कारण स्ट्रेट लाइन मोशन होना है, और जब ये दोनों मोशन एक साथ होते हैं साइमल्टेनियसली होते हैं तो नया जो रिजल्टिंग मोशन होता है उसको हम हेलिकल मोशन बोलते हैं, जिसमें चार्ज पार्टिकल घूमता भी है और आगे भी बढ़ता है। तो यहाँ पर हमसे दो तीन चीज़ें पूछ सकता है, एक तो कि ये पिच जो लीनियर डिस्टेंस है दोनों एक पूरे सर्कुलर मोशन के दौरान जो चार्ज पार्टिकल लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो पिच कितना होगा। तो अगर पिच निकालना है बेटा तो पिच इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय द चार्ज पार्टिकल ड्यूरिंग वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, जिसका फॉर्मूला हम देख पा रहे हैं कि पिच इज इक्वल्स टू पैरेलल कंपोनेंट इनटू टाइम पीरियड। यहाँ टाइम पीरियड पे एक खास बात देखें 2πm/qb जो कि स्पीड पर डिपेंड नहीं करती है। टाइम पीरियड ऑफ चार्ज पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। तो आई थिंक आपको ये बात क्लियर हुआ होगा। फिर से एक बार आगे बढ़ने से पहले तीन बातें खास बात, अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करता है तो वो सीधा निकल जाएगा, कोई फोर्स उस पर लगेगा नहीं, उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी रहेगी। 90 डिग्री पे जब मूव करेगा तो सर्कुलर मोशन यूसीएम सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, और अगर एंगल पर मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड के साथ तो हेलिकल मोशन। और हेलिकल मोशन में हमसे पिच के बारे में पूछ सकता है, तो पिच ध्यान में रखिए। रेडियस पूछ सकता है, अगर रेडियस पूछता है हेलिक्स का तो mv परपेंडिकुलर अपॉन क्यूबी हो जाता बेटा। तो अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हुए और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक जितनी बातें हमने करी है वो फोर्स पर सारा कंसंट्रेशन रहा है, और उसमें भी स्पेशली एनसीईआरटी ने जो फोकस किया है वो मैग्नेटिक फोर्स पे किया है। इसमें जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमने देखा था वो लॉरेंज फोर्स था। लॉरेंज फोर्स दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के दोनों के प्रेजेंस में जो चार्ज पार्टिकल मोशन परफॉर्म करता है उसे हम नेट फोर्स लॉरेंज फोर्स कहते हैं। और वहाँ पर भी नीट कई बार क्वेश्चन बना चुका है कि अगर हम कह रहे हैं कि नेट फोर्स 0 हो, चार्ज पार्टिकल इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट वेलोसिटी से निकल जाए, तो वो तभी पॉसिबल है जब नेट फोर्स यानी इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक दोनों फोर्स का सम इज इक्वल्स टू 0 हो। और यहाँ एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अगर निकल के आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद है मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद है, नेट फोर्स उस पर 0 है, तो डेट इज QE इज इक्वल्स टू QV भी इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज आर लग रहे हैं, और एक वेलोसिटी सेलेक्टर की वैल्यू निकल कर आती है V इज इक्वल्स टू E/B। इस पर भी नीट कई बार क्वेश्चन बना चुका है। नाउ अब हम आगे बढ़ते हुए फोर्सेस से आगे आपको लेकर जाते हुए जिसमें हम इस बात की चर्चा करने वाले हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड आती कहाँ से है, हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। क्वालिटेटिवली तो हमें ऑस्टेड साइंटिस्ट ने बताया था कि करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, लेकिन कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, उसके बारे में हमें किसने बताया, बायट-सैवर्ट लॉ ने। अकॉर्डिंग टू बायट-सैवर्ट लॉ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू infinitely small current element is equals to mu naught I dl क्रॉस r अपॉन 4πr क्यूब। जब इस मैग्नीट्यूड को आप खोलोगे तो बेटा यहाँ पे जो फॉर्मूला निकल कर आने वाला है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और इस पर आपसे डायरेक्टली नीट क्वेश्चन पूछ सकता है एक्सप्रेशन को लेकर, म्यू नॉट अपॉन 4π आइडियल साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। म्यू नॉट बाय 4π का वैल्यू 10⁻⁷।
बेटा एक इनफाइनाइटली स्मॉल करंट एलिमेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो एक तो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रही है कि उस वायर से आपकी डिस्टेंस कितनी है, डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच में एंगल कितना है उस एंगल पे डिपेंड कर रही है, करंट के ऊपर डिपेंड कर रही है, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल। और यहाँ पे खास बात मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन dl क्रॉस आर, आई डी एल क्रॉस आर के डायरेक्शन के अलोंग है, यानी dl वेक्टर और r वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा। बेटा यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये जो चारों पॉइंट्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको हमें बहुत ही ध्यान से समझने की रिक्वायरमेंट है कि ये पॉइंट्स क्या कहते हैं बेटा। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बाय-सेवर्ट लॉ में निकल के आ रहा है, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक के कूलम्ब्स लॉ और साथ में जो मैग्नेटिक का बाय-सेवर्ट लॉ है, इनके बीच में कुछ सिमिलरिटी है, कुछ डिफरेंसेस हैं जो कि इन पॉइंट से हम समझ सकते हैं। अब सबसे पहला पॉइंट अगर अपन यहाँ पे डिस्कस करें तो इसमें जो सिमिलरिटी अपने को देखने को मिलेगी वो ये मिलेगी कि दोनों ही लॉन्ग रेंज के फोर्स हैं, दोनों में ही जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, दोनों में ही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगता है। इसके अलावा एक खास बात, मैग्नेटिक फील्ड इज लीनियर इन द सोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज लीनियर इन इट्स सोर्स द इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी जैसे अगर हम एक इन्फिनिटली लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर देखें तो उसमें B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होता है, और एक इंसुलेटिंग सॉलिड स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होती है। तो इनसाइड द सोर्स B एंड E बोथ आर प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस लीनियर, इस बात को यहाँ पर बताया गया है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस पर नीट क्वेश्चन बना चुका है वो ये कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड स्केलर सोर्स से प्रोड्यूस होती है जबकि मैग्नेटिक फील्ड बाय वेक्टर सोर्स से प्रोड्यूस होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिमेंबर दैट। तीसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा पॉइंट और चार्ज को मिलाने वाली लाइन जॉइनिंग के अलोंग होती है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड, नेगेटिव चार्ज है तो रेडियली इनवर्ड। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन dl क्रॉस r के अलोंग होती है, यानी जिस प्लेन में dl वेक्टर और r वेक्टर है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड एंगल पर डिपेंड नहीं करती, जबकि मैग्नेटिक फील्ड किस एंगल पर आप मेजर कर रहे हो उस पर भी डिपेंड करेगी। जैसे अगर थीटा 0 है तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। तो बेटा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ये जो हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड बाय-सेवर्ट लॉ में कंपैरिजन को लेकर 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हमें। नीट इस पर क्वेश्चन बना सकता है, आप अच्छे से इसको गो थ्रू होना। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर जा रहे हैं जो कि आगे की और आपको क्लियरिटी देगा, उस पर हम जाते हुए, और हमारा नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि किस तरीके से एक सर्कुलर लूप के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कितनी होती है और उसका फॉर्मूला क्या है और डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नीट बहुत बार इस पर क्वेश्चन बना चुका है। तो हमें सबसे पहले तो यहाँ इसका फॉर्मूला लर्न होना चाहिए कि अगर हमसे बोला जाए कि व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप, तो फॉर्मूला जो है हमारे पास वो है म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2x² प्लस r² की पावर 3/2। अगर n टर्न्स है तो n से मल्टीप्लाई कर दें। सेंटर पे पूछे सिंगल टर्न है म्यू नॉट आई बाय 2r। डायरेक्शन निकालना है तो अपनी फिंगर्स को करंट के डायरेक्शन में कर्ल करिए, थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जिस डायरेक्शन में करंट घूम रहा है उस डायरेक्शन में अपनी फिंगर को कर्ल करिए, थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि किस तरीके से हम सर्कुलर वायर में
मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं। तो बेटा सर्कुलर लूप में सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बाई 2r, एन टर्न से तो एन म्यू नॉट आई बाई 2r, एक्सिस पे निकलना है तो फार्मूला हमारे पास है ही, इंपॉर्टेंट फार्मूला है म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की होल पावर 3/2। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपसे पूछा जाए कि इस एग्जाम्पल में दोनों केस में मैग्नेटिक फील्ड में डायरेक्शन में क्या अंतर है, तो एक में सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी इस सेमी सर्कुलर पोर्शन के कारण इनवर्ड आएगी, जबकि दूसरे के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर पे आएगी वो आउटवर्ड डायरेक्शन में आएगी। दोनों स्ट्रेट सेगमेंट के कारण दोनों ही केस में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, क्योंकि dl क्रॉस r की जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी, क्योंकि dl वेक्टर और r वेक्टर के बीच में एंगल 0 डिग्री का हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट आपको आगे बढ़ाते हुए एम्पियर सर्किटल लॉ, तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक में गॉस लॉ हुआ करता था, बिल्कुल कुछ उसी तरह का स्टेटमेंट, उसी तरह का एक लॉ हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में है कि दैट इज अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड over the closed loop is equals to mu naught I, where this I is the in-circle current, total current through the surface, जो कि सरफेस को पेंट्रेट करते हुए जा रहा हो, इन सर्कल करंट है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, आई इन सर्कल। बी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो सभी तरह के करंट एलिमेंट्स के ऊपर डिपेंड करती है, इन सर्कल एज वेल एज आउट सर्कल, लेकिन जो लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल है वो सिर्फ और सिर्फ लूप के अंदर जो करंट एलिमेंट है उनके ऊपर डिपेंड करेगी। यहाँ जब भी हम एम्पियर लॉ, एम्पियर सरफेस बनाएंगे तो कुछ खास बातें हमें ध्यान में रखनी है कि एक तो बी टेंजेंशियल हो, इस लूप के अलोंग पैरेलल या एंटी पैरेलल डायरेक्शन में हो, या अगर पैरेलल एंटी पैरेलल नहीं मिलता है तो नॉर्मल हो, या तो बी वैनिश हो जाए, या बी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहे, चेंज ना हो। यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, और इससे कई बातें अपने को यहाँ पर पता चलती है कि एक तो वायर, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के अराउंड जो है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होगी, सिलेंड्रिकल सिमेट्री होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म अ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स या फॉर्म अ क्लोज लूप। दूसरी खास बात, अगर R को 10 to 0 कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड 10 to इनफाइनाइट हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर हमें को फाइंड आउट करनी है तो अपने अंगूठे को करंट के डायरेक्शन में रखें एंड जो आपकी फिंगर जिस डायरेक्शन में कर्ल होगी वो आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दे देगी। लेट अगर मैं पॉइंट पी पे आपसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पूछता हूँ तो डेट इज इनवर्ड, क्यू पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पूछता हूँ डेट इज आउटवर्ड। इन सब में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे हमें एज अ एनसीईआरटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना चाहिए कि जो एम्पियर सर्किटल लॉ है वो सिर्फ और सिर्फ स्टेडी करंट के लिए फॉलो होता है। इट डज नॉट फॉलो फॉर दैट करंट विच चेंज विथ टाइम। एम्पियर लॉ सिर्फ और सिर्फ कौन से करंट के लिए बेटा? स्टेडी करंट के लिए। क्वेश्चन बन के आ सकता है, स्टेटमेंट बन के आ सकता है कि एम्पियर लॉ कौन से लॉ के लिए फॉलो होता है, तो वो उसी के लिए फॉलो होता है जिसमें कांस्टेंट करंट फ्लो करता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि एक नीट पे कई बार क्वेश्चन आ चुका है बेटा। एक कंडक्टर है, सॉलिड सिलेंड्रिकल कंडक्टर है और उसमें हमसे मैग्नेटिक फील्ड पूछता है आउटसाइड पॉइंट और इनसाइड पॉइंट पर। तो आउटसाइड पॉइंट के लिए तो तरीका क्या है कि सारा का सारा करंट एक्सेस में मान लें
और इनफाइनाइट लॉन्ग वायर का फॉर्मूला लगा दें म्यू नॉट आई बाय 2πr। इनसाइड अगर पॉइंट है तो हमें सिर्फ वो करंट लेना है बेटा जो हमारे इस एम्पियर सरफेस के अंदर है। वो करंट कैसे आएगा आपका, टोटल करंट I अपॉन पाई, जितनी पूरी कंडक्टर की रेडियस है, लेट कंडक्टर की रेडियस जो है वो a है तो पाई a स्क्वायर इंटू पाई, जितना रेडियस हमने लिया है उसे मल्टीप्लाइड कर देंगे। तो जब हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं इस पूरे बात को तो ये दो बड़े इंपॉर्टेंट ग्राफ और दो बड़े इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, इनसाइड B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R और जैसे ही आउटसाइड जाते हैं बेटा B इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो ये नीट में ये ग्राफ और ये कॉन्सेप्ट जो भी हमने एग्जांपल देखा ये कई बार पूछा जा चुका है। तो आप अपनी प्रिपरेशन के दौरान इस बात को ध्यान में रखें कि अगर एक सिलेंड्रिकल इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है तो सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर है तो इनसाइड B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R एंड आउटसाइड B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। आगे बढ़ाते हुए आपको लेकर जाते हुए ऐसा ही एक और देखो, सबसे पहले आपने चेक किया कौन सा, सर्कुलर लूप, फिर उसके बाद हमने देखा एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, फिर हमने देखा सिलेंड्रिकल इनफाइनाइट लॉन्ग सॉलिड वायर। इसी कंटिन्यूटी में एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं अपन जिसको बोलते हैं सोलोनाइट। सोलोनाइट के इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है विच इज इक्वल्स टू म्यू नॉट NI। इसे इनफाइनाइट लेंथ सोलोनाइट और आइडियल सोलोनाइट बोला जाता है, जिसमें सोलोनाइट की लेंथ उसकी रेडियस के कंपैरिजन में काफ़ी बड़ी होती है। आउटसाइड द सोलोनाइट मैग्नेटिक फील्ड जो नेबरिंग टर्न के कारण होती है वो अपोजिट डायरेक्शन में होती है और एक दूसरे को कैंसिल कर देती है। तो जस्ट आउटसाइड द सोलोनाइट मैग्नेटिक फील्ड इज वेरी वीक एंड कंसीडर टू बी नियरली टू बी जीरो। इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है और यहाँ पर भी फाइंड आउट करने के लिए तरीका क्या है, डायरेक्शन अपनी फिंगर्स को करंट के डायरेक्शन में कर्ल करें और ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। सोलोनाइट का इंपॉर्टेंट फार्मूला B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट NI। यहाँ सोलोनाइट पर एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर हम देखेंगे कि अगर एक सॉफ्ट आयरन कोर जो कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है अगर वो इंसर्ट कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ इस एग्जांपल में जो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है वो ये देखकर हो जाता है कि इस रेडियस की क्यों ज़रूरत हुई, यहाँ रेडियस क्यों पुट किया गया। तो बेटा यहाँ रेडियस का सिर्फ यही इम्पोर्टेंस है कि हम इस बात को समझ सकें कि ये सोलोनाइट बहुत बड़ी लेंथ की है, इनफाइनाइट लेंथ सोलोनाइट है, जिसमें हम फॉर्मूला म्यू नॉट NI को यूज़ कर सकें। बेटा नेक्स्ट पॉइंट जो हमने लिया है वो 4.8 फोर्स बिटवीन द टू पैरेलल करंट। एंड ये जो कॉन्सेप्ट है ये करंट को डिफाइन करने के लिए, एम्पेयर को डिफाइन करने के लिए, 1 एम्पेयर करंट को डिफाइन करने के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देता है। अगर दो वायर हैं और उन दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो करता है तो उन दोनों वायर्स के बीच में मैग्नेटिक फोर्स लगता है और अगर सेम डायरेक्शन में है तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर और अगर वो एंटी पैरेलल फ्लो करता है करंट तो दे विल रिपेल ईच अदर। जिस फोर्स से वो अट्रैक्ट या रिपेल होता है उस फोर्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि अपन ने फर्स्ट वायर के कारण, लेट ये दो वायर थे, दोनों वायर में करंट फ्लो कर रहा था तो एक फर्स्ट वायर के कारण हमने लेट मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट कैलकुलेट कर लिया, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन लेट अंदर की तरफ और ये मैग्नेटिक फील्ड कितनी बेटा म्यू नॉट I अपॉन 2πd। तो अगर एक छोटे से L पोर्शन पे मैग्नेटिक फोर्स देखें तो फोर्स इज इक्वल्स टू IB इंटू LB, फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालें तो इज इक्वल्स टू म्यू नॉट IA इंटू IB अपॉन 2πd, जो कि एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। एंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ एवरी एक्शन हैव
इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, अगर फर्स्ट वायर ने सेकंड वायर पे फोर्स लगाया तो सेकंड वायर भी फर्स्ट वायर पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा। और यहीं से एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि पैरेलल करंट अट्रैक्ट और एंटी पैरेलल करंट जो है वो रिपेल करते हैं। 1 एम्पियर की डेफिनेशन हमने यहाँ से दी कि अगर दो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर हैं, 1 मीटर की दूरी पर रखा गया है, 1 एम्पियर का करंट उस पर से फ्लो कराया जाए तो उनके बीच में लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ जो है बेटा वो कितना 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर हो। तो इसका मतलब यह है कि उन वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू 1 एम्पियर है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मेंशन करना है जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्रूशियल पॉइंट के फॉर्म में यहाँ पर दिया हुआ है, उस पर भी अभी हम एक बात करते हैं और आपको उस कॉन्सेप्ट को समझाते हैं कि वो कॉन्सेप्ट क्या है। कि जो हमने न्यूटन थर्ड लॉ जो कि नीचे इस 4 पॉइंट के टर्म में दिया हुआ है कि जो हमने एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स अकाउंट में लिया कि एक वायर ने जितना फोर्स लगाया दूसरा वायर भी उतना ही इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लेगा, उसमें हमने ये माना है कि हमारा जो करंट है वो टाइम डिपेंडेंट नहीं है। अगर करंट टाइम डिपेंडेंट है तो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का भी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का भी ध्यान रखना होगा और उसके मोमेंटम को भी अकाउंट में रखना पड़ेगा। अदरवाइज इफ स्टेडी करंट इज फ्लो, टाइम डिपेंडेंट करंट नहीं है तो हम न्यूटन्स थर्ड लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को इग्नोर करते हुए, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वहाँ पे बात आएगा नहीं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का बात कब आएगा? जब चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटिंग हो या करंट जो है वो टाइम डिपेंडेंट हो। तो आगे कंटिन्यू करते हुए बेटा ये पॉइंट हमने देख चुके थे। अब नेक्स्ट इस चैप्टर के आखिरी में आते हुए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है टॉर्क ऑन अ करंट लूप और मैग्नेटिक डाइपोल। तो जब भी एक करंट कैरिंग कॉइल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो पहली बात तो करंट कैरिंग कॉइल एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करती है, और जब डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो अगर यूनिफॉर्म फील्ड में रखा गया है तो डाइपोल पर हमेशा ऑलवेज यूनिफॉर्म फील्ड अगर है तो नेट फोर्स उसके ऊपर हमेशा 0 होगा। इट डज नॉट एक्सपीरियंस अ नेट फोर्स। हमेशा अगर एक डाइपोल को यूनिफॉर्म फील्ड में रखेंगे, चाहे वो इलेक्ट्रिक डाइपोल हो चाहे वो मैग्नेटिक डाइपोल हो, उस पर नेट फोर्स 0 होगा। इट में एक्सपीरियंस टॉर्क, टॉर्क ये ओरिएंटेशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में किस तरीके से रखी हुई है। फॉर एग्जाम्पल ये एक एग्जाम्पल है मोटर एक्शन का कि मैग्नेटिक टॉर्क किस तरीके से लग रहा है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि करंट फ्लो कर रहा है। तो अगर सिर्फ आर्म ए बी पे बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ, करंट इन की तरफ जा रहा है, ए से बी की तरफ जा रहा है। तो अगर फोर्स की डायरेक्शन देखें सिर्फ ए बी आर्म पर तो वो नीचे की तरफ, सी डी आर्म पर देखें बेटा तो ऊपर की तरफ, और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने लगेगी। एम को बी की तरफ घुमा दें, टॉर्क की डायरेक्शन अगर एक जनरल फॉर्मूले पे बात करें तो एम क्रॉस बी, व्हाट इज एम? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। कि जब भी एक कॉइल के अंदर करंट फ्लो कराओगे तो वो एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करेगी जिसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एन आई ए होता है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर होती है। अपने फिंगर्स को करंट के डायरेक्शन में कर्ल करें, थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इंपॉर्टेंट फार्मूला आई ए एम हो गया बेटा, बी साइन थीटा। यानी अगर कोई कॉइल है करंट फ्लो कर रहा है तो एम और बी के बीच में जो एंगल होगा वो डिसाइड करेगा बेटा टॉर्क की वैल्यू को। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इंपॉर्टेंट फार्मूला एन आई ए। यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, अगर एम और बी के बीच में एंगल
0 डिग्री का हुआ तो इक्विलिब्रियम स्टेबल, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 देन इक्विलिब्रियम इज अनस्टेबल। तो ये नीट पे 2 से 3 बार क्वेश्चन आ चुका है कि जो कॉइल अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है तो वो इक्विलिब्रियम में कितने ओरिएंटेशन में रह सकती है, तो वो 2 ओरिएंटेशन में रह सकती है, एक स्टेबल और दूसरा अनस्टेबल। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन के फॉर्म में बात कर रहा हूँ कि एक लूप है जो कि इरेगुलर शेप का है और उसे एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया गया है, करंट कैरिंग लूप है, तो ये किस टाइप की शेप ले लेगा। तो हमें मालूम है हर छोटे एलिमेंट पे फोर्स बाहर की तरफ लेगा और ये शेप सर्कुलर ले लेगा। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया व्हाई डज चेंज टू अ सर्कुलर शेप, तो इसका रीजन जो सपोर्ट में दिया गया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। कभी स्टेटमेंट के फॉर्म में आ जाए तो इस बात को समझेंगे कि बेटा कि क्यों जो है वो सर्कुलर शेप लेता है। टू मैक्सिमाइज फ्लक्स, फ्लक्स मैक्सिमाइज करना मतलब बेटा एरिया मैक्सिमाइज करना। एरिया मैक्सिमाइज करना मतलब अगर अपन पोटेंशियल एनर्जी देखें तो माइनस mb cos थीटा, थीटा तो यहाँ वैसे ही 0 है बेटा, तो m IA b, यानी फ्लक्स अगर मैक्सिमम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी तो इक्विलिब्रियम स्टेबल की तरफ बढ़ेगा। तो वो जो लूप है वो स्टेबल होना चाहता है, तो स्टेबल होना चाहता है तो वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम करना चाहता है और वो कैसे मिनिमम करेगा, फ्लक्स को मैक्सिमाइज कर कर। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट था बेटा। कोई भी करंट कैरिंग कॉइल हो तो ये बार बार बोल रहे हैं कि वो एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करेगी, उसका बिहेवियर एक बार मैग्नेट जैसा होगा। बहुत दूर पॉइंट एक्सियल पॉइंट पर अगर हम बात करें तो उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है जो बार मैग्नेट जैसी होती है उसके कारण एक्सियल पॉइंट पे जितना मैग्नेटिक फील्ड होता है बिल्कुल वही मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला यहाँ पर भी निकल कर आता है। जैसे इलेक्ट्रिक चैप्टर के अंदर 2 kb/r³ आता था, वैसे यहाँ 2 μ0 m/4πx³। तो यहाँ 2 बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है निकल कर आ रही है कि एक तो करंट लूप प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड एंड इज सब्जेक्टेड टू टॉर्क लाइक अ मैग्नेटिक नीडल, यानी करंट कैरिंग कॉइल बिहेव एज अ मैग्नेटिक डाइपोल और अगर उसे एक मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो उसके ऊपर टॉर्क भी लगता है लाइक अ नीडल। इस बात को लेकर एम्पियर ने ये सजेस्ट किया कि जितना भी मैग्नेटिज्म होता है वो सर्कुलेटिंग करंट के कारण होता है, लेकिन यहाँ इस बात को भी ध्यान में रखना है कि सर्कुलेटिंग करंट के अलावा एलिमेंट्री पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं उनका भी अपना एक मैग्नेटिक मोमेंट होता है जिसको इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट है, नॉट अकाउंटेड बाय सर्कुलेटिंग करंट। यानी इस बात पर ध्यान दें, क्वेश्चन अगर बनता है कि क्या जितना भी मैग्नेटिज्म है वो सिर्फ और सिर्फ सर्कुलेटिंग करंट के कारण है, तो आपका कारण होगा कि हाँ सर्कुलेटिंग करंट के कारण तो है ही, इसके अलावा एक और मैग्नेटिक मोमेंट का कारण होता है जिसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट, जो कि एलिमेंट्री पार्टिकल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो कंसिस्ट करते हैं। इन्हीं के कारण पैरामैग्नेटिक मटेरियल और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के रूट पर जाते हैं तो उनके कारण मैग्नेटिज्म अपने को पता चलता है। अब बेटा हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर हैं जिसको बोलते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, जो कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के ऊपर बेस्ड है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के पर जो बेस्ड है उससे हम करंट को मेजर कर पाते हैं। एक करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, कॉइल पर मैग्नेटिक टॉर्क लगता है और कॉइल डिफ्लेक्ट होती है। ये जो मैग्नेटिक टॉर्क है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है और
कॉइल एक स्प्रिंग से अटैच होती है, तो ये जो स्प्रिंग टॉर्क होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन होता है। इक्विलिब्रियम पर ये दोनों टॉर्क बराबर हो जाते हैं और डिफ्लेक्शन मेजर करके हम करंट को मेजर कर पाते हैं। इसी कंस्ट्रक्शन में हमें ध्यान में देना है कि यहाँ जो फील्ड लाइंस होती है वो यूनिफॉर्म रेडियल फील्ड होती है। रेडियल फील्ड का मतलब ये है कि एम और बी में जो एंगल बना रहता है वो 90 डिग्री का। ये जो मैग्नेट ली गई है ये सिलेंड्रिकल पोल लिए गए हैं। मैग्नेटिक टॉर्क और स्प्रिंग टॉर्क दोनों को इक्विलिब्रियम कंडीशन पे बराबर हो जाएंगे। बाय मेजरिंग डिफ्लेक्शन वी मेजर्ड करंट। और यहीं पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं दैट इज करंट सेंसिटिविटी एंड एज वेल एज वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो उस पर अपन बात करते हैं कि व्हाट इज मीन बाय करंट सेंसिटिविटी एंड व्हाट इज मीन बाय वोल्टेज सेंसिटिविटी। दैट इज करंट सेंसिटिविटी इज इक्वल्स टू डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, जिसका फॉर्मूला NAB अपॉन K आ रहा है, यानी नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया, मैग्नेटिक फील्ड और साथ ही साथ जो टॉरेशनल कांस्टेंट है स्प्रिंग का उसके ऊपर डिपेंड कर रही है कि कितना सेंसिटिव है, कितने कम से कम करंट पर डिफ्लेक्शन शो हो रहा है। वो हमें पता चलता है किससे बेटा, करंट सेंसिटिविटी से। और अगर वोल्टेज सेंसिटिविटी की बात करें तो वोल्टेज सेंसिटिविटी के लिए बेटा फाई अपॉन वोल्टेज कर देंगे, यानी NAB अपॉन K VIR लिखोगे आप तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आ जाएगा कि वोल्टेज सेंसिटिविटी के लिए जब आप यहाँ मेंशन करोगे तो NAB/K, तो जब अपन इस बात को लिखेंगे NA/B/R तो वोल्टेज सेंसिटिविटी जो है वो जो निकल कर आने वाली है वो वोल्टेज सेंसिटिविटी जो निकल कर आने वाली है बेटा वो क्या निकल कर आने वाली है, ये डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट अगर अपन बात करें NAB/I, यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम फिर से समझते हैं बात को कि क्या समझाया आपको हमने। करंट सेंसिटिविटी नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया, बी और टॉरेशनल कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड कर रही है, जबकि वोल्टेज सेंसिटिविटी रेजिस्टेंस के ऊपर भी डिपेंड कर रही है, दैट इज फाई अपॉन वी। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि अगर नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दिया जाए तो क्या करंट सेंसिटिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो नंबर ऑफ टर्न्स अगर डबल कर दिए लेट तो करंट सेंसिटिविटी भी क्या हो जाएगी बेटा, डबल हो जाएगी। लेकिन अगर आपसे बोला जाए वोल्टेज सेंसिटिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा, तो नंबर ऑफ टर्न्स डबल करोगे तो रेजिस्टेंस भी तो यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। और रेजिस्टेंस अगर डबल हो जाएगा तो जो है वोल्टेज सेंसिटिविटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है बेटा कि गैल्वेनोमीटर को अमीटर में और वोल्टमीटर में कैसे बदला जाता है। अगर हमें गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलना है तो हम एक लो रेजिस्टेंस RS पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं गैल्वेनोमीटर की रेंज को बढ़ाने के लिए, ज़्यादा बड़ा करंट मेजर करने के लिए। इस शंट की जो वैल्यू होती है S इज इक्वल्स टू IG इंटू G अपॉन I माइनस IG। और अगर गैल्वेनोमीटर से हमें वोल्टमीटर में उसको कन्वर्ट करना है तो वोल्टमीटर के लिए बेटा जो खास बात होती है वो ये है कि वोल्टमीटर के में कन्वर्ट करने के लिए हम सीरीज में एक बहुत ही हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं, जैसे कि इसकी रेंज हम कई गुना बढ़ा लेते हैं। Vmax जो नई रेंज है वो हो जाती है IG इंटू G प्लस RS। तो आई थिंक ये जो आपके लिए हम NCERT लाइनर लेकर आए हैं आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। आप इसको अच्छे से रिवाइज करें
और हम अगले सेशन में एक नई चैप्टर के साथ इस एनसीईआरटी लाइनर सीरीज़ में आपके साथ होंगे। थैंक यू बच्चों।